Assalamu alaikum students. My name is Ali Hassan. I'm a lecturer in physics at Kent Public High School and Boys College, Walid Colony, Texla. हमारा एक सेशन जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है इस हवाले से कि हमारी जो समर कैंप की क्लासेस हैं उसके लिए हम तकरीबन 20 to 30% सिलेबस जो है वो हम कवर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑनलाइन सिलेबस ऑफ कोर्सेज। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आज फिज़िक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको प्रेजेंट करने के लिए खड़ा हूँ। बेसिकली आप जो फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स की जो बुक पढ़ के आए हैं उसमें आपने 3 बेसिक पोर्शन पढ़े हैं, जिनमें आपके पास मैकेनिक्स था, आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स था, आपके पास जियो फिज़िक्स था, आपके पास ज्योमेट्रिकल फिज़िक्स था और आखिरी जो चैप्टर था वो था थर्मोडायनामिक्स का। तो ये सारी चीज़ें जो कवर अप हो गई हों तो उसके बाद आपके 2 मेजर पोर्शन बचते हैं। एक बचता है इलेक्ट्रिसिटी और एक बचता है मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कवर अप करने के लिए आपके पास जो नई सिलेबस की जो बुक सेकेंड ईयर की आएगी, बेसिकली वो KPK बोर्ड की जो रिन्यूड बुक है वो आएगी। तो उसमें जो पहला पोर्शन होगा वो होगा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का। हम अपने जब लेक्चर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब स्टॉप्ड, एक जगह पे रुकी हुई। यानी इसमें हम वो वाले चार्जेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि जो चार्जेस मूव नहीं करते बल्कि एक जगह पे स्टार्ट होते हैं। मतलब अगर एक जगह पे चार्ज स्टोर्ड है तो मतलब उस जो चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम उसको बोलते हैं कि वो चार्ज है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम फिजिक्स के अंदर चार्जेस का कंसेप्ट लेके आते हैं तो चार्जेस बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। Basically, we have studied that there is a repulsion force between 2 like charges and an attraction force between 2 unlike charges. कि अगर चार्जेस एक जैसे हों तो उनके दरमियान रिपल्जन की फोर्स होती है, वो एक दूसरे को दूर करते हैं। और अगर चार्जेस एक जैसे ना हो, डिफरेंट हों, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज चार्जेस की सबसे पहले चैप्टर का हिस्सा है। उसके बाद आपके पास जब प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमने एक चीज़ जो डिस्कस की थी ऑलरेडी, वो ये थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है हम बेसिकली उसको नेगेटिव चार्ज के तौर पे कंसिडर करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तकरीबन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो चार्ज होता है। और हमारे पास जो चार्ज की डेफिनेशन है वो इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाई देयर चार्ज। मतलब अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस वाली वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस वाली वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली हमारे पास चार्ज की फाइंडिंग के लिए ये एक फार्मूला था। उसके बाद एक नया कंसेप्ट जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो है आपके पास पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बेसिकली सिंगल यूनिट चार्ज होता है जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसा कि अगर वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। तो बेसिकली पॉइंट चार्ज को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास एक ऐसा स्पेसिफिक चार्ज होता है कि जिसके अराउंड उसका एक एरिया स्पेसिफाइड होता है कि जिसमें उस चार्ज की जो रिपल्जन या अट्रैक्शन है वो कोई और चार्ज जो है वो फील कर सकता है। हम उसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। सो बेसिकली पॉइंट चार्ज को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम यूं करते हैं इट इज अ वेरी स्मॉल चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेग्लिजिबली वीक। एक ऐसा चार्ज कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तकरीबन ना होने के बराबर हो तो हम उसको कहते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है। इसके बाद ये हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। अगर आप थोड़ा सा जो है वो रिवाइंड करें अपने माइंड को तो 10th क्लास की जो फिजिक्स की बुक थी उसमें कूलम्स लॉ एक टॉपिक था और उसका एक डिटेल्ड जो लेक्चर है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन एक दफ़ा फिर आज जो है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कूलम्स लॉ बेसिकली हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक छोटा सा नुमाइंदा कह सकते हैं कि इफ वी हैव 2 चार्जेस, द फर्स्ट वन इज Q1 and the second one is Q2 and the difference between these 2 charges is D or R. So we can say that the magnitude of the force of attraction, क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो लाजमी सी बात है रिपल्जन होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी। तो हम यूं कह सकते हैं the magnitude of force of attraction or repulsion between these 2 charges is directly proportional to, यानी वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को मिला के लिखते हैं तो हम यूं लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1
Q2 ओवर आर स्क्वेयर। तो अगर हम इसको ख़त्म कर दें प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को, तो हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। सो बेसिकली जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारे पास K इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इन SI सिस्टम इट्स वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज, बेसिकली जो K है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है आपके पास इन चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, एयर है, आपके पास कोई कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उन पर डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली ये डिपेंड करता है आपके पास इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड पे, कि आपके पास चार्जेस बेसिकली जो हैं वो हैं कितने। हम जब K की वैल्यू को जब हम डिफाइन करते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से डिफाइंड होगी। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली परमिटिविटी होती है, और परमिटिविटी का मतलब कि अगर इसके दरमियान जो मीडियम पड़ा हुआ है वो कितना रिलायबल है और कितना रिलायबल जो है वो नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे सिस्टम में K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ और कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम इसको, इसके फाइनल एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर कूलम्स लॉ। अब इसका एक क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आता है, एक्सप्लेन द वेक्टर स्टेट्स ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर स्टेट ऑफ कूलम लॉ को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। एक जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। उसमें ये था कि लेट वी सपोज दैट हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब लाजमी सी बात है कि हमने यही कहा है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम ये सपोज करते हैं कि Q1 की वजह से जो Q2 पे फोर्स लग रही है वो है F12, और Q2 से जो Q1 पे फोर्स लग रही है वो है F21। तो इट्स मीन कि F12 इसका फार्मूला बनेगा K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, और F21 का फार्मूला बनेगा K Q2 Q1 ओवर आर स्क्वेयर। जब Q1 Q2 और Q2 Q1, इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन अगर इस साइड पे है तो ये डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो इट्स मीन कि इसको जब हम Q2 Q1 की जगह Q1 Q2 करेंगे तो फिर क्या बनेगा, F21 इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। ये जब आप वैल्यू इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास F12 है। सो F21 कैन बी इक्वल टू माइनस F12। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इसकी डेफिनेशन है, अगर मैं उसको पढ़ूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। वो फोर्स के जो किसी एक पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज की वजह से हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो इट्स मीन्स दैट E इज इक्वल टू F ओवर Q0। ये आपके पास फार्मूला है इंटेंसिटी का, और इंटेंसिटी का जो यूनिट है अगर इसको देखा जाए तो आपके पास फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, इसके जो है वो कूलम है, इंटेंसिटी का यूनिट बन गया न्यूटन पर कूलम। सो ये आपके पास वो चीज़ें हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। इसके बाद है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रेजेंटेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो बस ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली हैं, ये आपके पास टू टाइप्स की होती हैं। एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, और एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको डिफाइन करके बता दूं तो बेसिकली जब भी कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो इस पे ये डिपेंड है कि वो चार्ज जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करें, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं कि जो ऑलवेज चार्जेस के अगेंस्ट जो है वो काम कर रही होती हैं या वर्क कर रही होती हैं।
तो अगर पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया जाए तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके आउटवर्ड जा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को कंसिडर किया जाए तो ये कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ या नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड होती हैं। अब आ गई कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। जब दो चार्जेस आपस में सेम हो यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट चार्ज से भी आउटवर्ड होंगी और सेकंड चार्ज से भी आउटवर्ड होंगी। चार्ज के करीब जो है वो इनकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं इनकी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर अनलाइक चार्जेस। सिंपली इज दैट ये एक चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है। अगर दोनों अनलाइक हैं तो इट्स मीन के पॉजिटिव से आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव पे जाके लाइंस जो हैं वो इनवर्ड हो जाती हैं, यानी पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जो है वो जाती हैं। For a uniform electric field, field lines are parallel, equally spaced and line passing per unit area is same. अगर चार्ज की वैल्यू हर जगह पे सेम है, जैसे कि एक ही चार्ज है, तो वो कहता है कि इसमें निकलने वाली सारी लाइंस आपस में यूनिफॉर्म होती हैं और उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो भी सेम होता है। ये बात आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी करीब हों उतनी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जितनी लाइंस दूर दूर हों उतनी फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। नंबर 3, फील्ड लाइंस फॉर 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है जी, अगर तो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और वो अपोजिटली चार्ज है, जैसा कि लेट्स सपोज एक ये प्लेट है और एक हमारे पास द सेकंड वन इज दिस, यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहा जाता है कि लाइंस जो हैं वो पैरेलली मूव करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और लास्ट वन, फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेस नियर अ मेटल प्लेट। बस ये याद रखना है कि जब भी किसी मेटल प्लेट के अगेंस्ट किसी चार्ज को रखा जाता है तो वहाँ से इनवर्ड या आउटवर्ड जाने वाली लाइंस जो हैं वो सर्कुलर वे में मूव करती हैं बिकॉज ऑफ द रेडियस एंड द शेप ऑफ द प्लेट। तो बेसिकली जनाब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है वो पैटर्न थे। अब आते हैं जी इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन साथ साथ करता जाऊंगा। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। Number 2, the tangent to the field line at any point give direction the electric field at the point। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर खींचे जाने वाला टेंजेंट बताता है कि वहाँ पे उस फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किधर है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन किसी एक चार्ज के करीब होंगी वहाँ पे उस फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। और एक इसमें यह आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो चार्ज के हमेशा लॉन्ग दी टेंजेंट निकलती हैं और आपने ये याद रखना है कि टेंजेंट पे हमेशा एक ही एंगल होता है और वो होता है 90 का। ठीक है जी, यानी जो क्रॉसिंग की लाइन जो है वो अगर 90 पे हो तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज अ टेंजेंट। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिलेबस रिगार्डिंग क्लास सेकंड ईयर। आई होप सो आप लोगों को पहला लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इंशाल्लाह इसी सिलसिले में नेक्स्ट टाइम में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।